गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जागृति गोसाई और मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास में थी। तो कल आपने टॉपिक किया था हमने हाइब्रिडाइजेशन, और उसके अंदर क्या देखा था हमने, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसके अलावा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी, sp3 और sp2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन रही है sp हाइब्रिडाइजेशन, कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है या इसमें कैसे बनती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है वो एक s और एक p से मिलके, मतलब कि एक s ऑर्बिटल या s कक्षक आएगा और एक p कक्षक आएगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक जैसे दो, मतलब sp ऑर्बिटल, मतलब कि दो नए क्या बना लेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो लेते हैं। ये तो डायग्राम में मैं आपको पहले एग्जांपल बताती हूँ। इसका एग्जांपल है क्या, ये एसिटिलीन या फिर इसको क्या बोलते हैं, इथाइलीन। अब इसके अंदर क्या है कि दो डबल बॉन्ड बन रहे हैं और एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो जो ये वाला कार्बन है ये क्या है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, तो पहले हम कार्बन का क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो 1s 2s और 2p, 1s2 2s2 और 2p के अंदर कितने, 2। तो वही ये वाला इलेक्ट्रॉन एक साइड होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है CH, मतलब ये है एक, इसके साथ जब दूसरा बॉन्ड बनाएगा दूसरा कार्बन, वही 1s 2s और 2p, 1s2 2s, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक साइड होके क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। तो देखिए, तो जो ये वाला 2s और 2s है, इनके साथ तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और जो एक कार्बन है, मतलब कि जो एक कार्बन है वो मिलके क्या बना लेंगे, sp, ये वाली sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। अब क्या रह गए बाकी के दो, ये जो बाकी के दो रह गए बॉन्ड, ये वाले, ये जो दो ये वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ये वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे, साइडवेज वाली ओवरलैपिंग करके, मतलब कि ये यहाँ से ऐसे ओवरलैप करेगा, ये यहाँ से ऐसे ओवरलैप करेगा, फिर लिखा हुआ ऐसे करके इधर से ये ओवरलैप और ये। तो जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है ये तो कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और जो ये वाले दो बॉन्ड बन रहे हैं ये कौन से बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो यही एसिटिलीन, जो ये जो एसिटिलीन या फिर इथाइलीन है, एसिटिलीन या इथाइलीन, तो ये क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इसमें एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दो कौन से बन रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि जो ये वाला कार्बन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि वो एक s और एक p, मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें s और p का ही इस्तेमाल हो रहा है, बस सिर्फ एक s और एक p, यही तो क्या कर रहे हैं। और हमें ये पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन या फिर जो संकरण है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ उससे सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। जो पाई बॉन्ड जितने भी बनते हैं वो क्या करते हैं, जो खाली के कक्षक पड़े b के पास, जैसे b के पास क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसका एक ही ऑर्बिटल है जो संकरण में भाग ले रहा है, लेकिन जो बाकी के जो दो कक्षक इसके खाली पड़े हैं ये क्या करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग करके परस्पर मिलकर क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। एक तो एग्जांपल हो गया एसिटिलीन, और भी ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बन के अंदर कैसे, मतलब कि जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज भी होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होगी उसके अंदर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होगी। तो देखिए,
कार्बन है वो क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन या फिर कौन सी संकरण अवस्था के अंदर है। तो देखिए सबसे पहले CH3। CH3 का मतलब क्या है, हमने एग्जांपल दिया CH4 का बड़ा था, CH3 के साथ मतलब बॉन्ड बना रहा है। तो जो ये वाला कार्बन है इसके पास क्या है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, मतलब कि ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 होगी। फिर यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा बॉन्ड और एक क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड मतलब कि पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इसके अंदर क्या होगी, अब एक सिग्मा ये और दो सिग्मा और तीसरा ये तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे sp2। ऐसे इस कार्बन के अंदर ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो वही बात वापस क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सॉरी sp2 होगी, जैसे इसकी डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये कार्बन आ गया, अब इसके अंदर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो कौन से बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका संकलन जो होगा वो क्या होगा, sp संकलन। अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन, जब मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आपको ये बात अभी बताई है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण होता है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन है तो इसके अंदर भी क्या है, ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड है और वही दो पाई और एक सिग्मा, तो जो ये दो है तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला कार्बन देखते हैं, तो इसमें भी क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सारे ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस चीज से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है या जो संकलन है उससे जो जितने भी जो मतलब कक्षक बनते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं या संकरित कक्षक जो बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जो पाई बॉन्ड बनता है वो किस चीज से बनता है, जो उसके खाली p ऑर्बिटल बचे होते हैं या जो खाली p कक्षक बचे होते हैं उनसे वो साइडवेज ओवरलैपिंग के थ्रू वो क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ या फिर बंध लंबाई। बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई, अब नाम से ही समझ आ रहा है क्या होगा, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल है AB, ठीक है, तो जो A और B ये इनके क्या हो गए, ये A एटम है ये B एटम है, ठीक है। तो जो A एटम और B एटम इन दोनों एटम के बीच के जो नाभिक के बीच से जो इसकी दूरी होगी या फिर जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में से जो इसकी डिस्टेंस होगी उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई। मतलब क्या है, ये कोई एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये AB इसका बंध है, तो जो ये AB बंध है इसकी दूरी क्या होगी, कि मतलब इसके अंदर ना तो इसका क्या होगा, कोई इसके अंदर अट्रैक्शन होएगा और ना ही कोई रिपल्शन होएगा। मतलब यहाँ पे जो ये क्या है, ऐसी मिनिमम दूरी जिसके अंदर ना तो अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है। उसके बाद जो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बंध लंबाई या फिर बॉन्ड लेंथ होगी। अच्छा, बॉन्ड लेंथ का एक फॉर्मूला है, ये यही जैसे फॉर एग्जांपल कोई AB मॉलिक्यूल है ऐसे AB बॉन्ड, तो जो ये AB है मतलब कि इसकी डिस्टेंस मतलब कि या फिर वो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, तो डिस्टेंस A से लेके B इज इक्वल्स टू RA का मतलब कि जो ये एटम है उसके बीच की डिस्टेंस मतलब कि उसकी ये रेडियस, तो ये तो होगी RA प्लस दूसरा एटम उसके न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस, तो ये क्या होगी RB। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा ये RA प्लस RB बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। अब इसी के बेस पे मैं आगे
प्रभावी कारक किसके? बॉन्ड लेंथ के। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, मतलब इसको कौन कौन से मतलब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके प्रभावी कारक जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रभावी कारक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणात्मकता। बॉन्ड लेंथ का जो पहला प्रभावी कारक है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कैसे देंगे? अब क्या है, ए और बी जो दोनों एटम है, अगर उन दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब तो जो इनका बॉन्ड होएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, मतलब कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता मान लीजिए 2 है और इसकी 1 है, तो जो इनकी आपस जो ये बॉन्ड लेंथ होएगी वो क्या होएगी? कम होएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इफ देयर इज डिफरेंस इन टू एटम्स, मतलब कि अगर दो एटम्स के बीच में डिफरेंस है तो जो उसकी बॉन्ड लेंथ होएगी या बंध लंबाई होएगी वो क्या हो जाएगी? कम होएगी, मतलब कि डिक्रीज होएगी या फिर घट जाएगी। ये इसका पहला फैक्टर होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ एटम, मतलब कि जो कोई भी परमाणु है उसका साइज है वो कैसे मैटर करेगा। ठीक है, तो अगर साइज बड़ा है, जैसे मान लीजिए भाई ए और बी एटम है, या फिर इसको एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए HF मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या है तो इनका साइज क्या होगा? नॉर्मल सा होगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे H के साथ क्या ले लें? क्लोरीन ले लें, तो जो क्लोरीन है उसका साइज क्लोरीन से बड़ा होता है। तो जब साइज बड़ा होगा तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था बॉन्ड लेंथ का, क्या लिखा था ये कि जो बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? वो इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, वो उसकी पूरी क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो जब इसका क्लोरीन का साइज बड़ा है तो अपने आप जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कब? अगर साइज ऑफ एटम, मतलब कि जो एटम मतलब परमाणु जो है उसका अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी या बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, दो फैक्टर हो गए। अब तीसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी लगभग होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी होती है कुछ 1.40 और इसकी 1.36। अब इस वैल्यू से पता लग रहा है ना कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और जैसे जैसे अगर डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है? तीसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब इसका चौथा फैक्टर क्या है वो देखते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे हम। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, मतलब sp sp2 या sp3, उसके बेस पे बताएंगे कि जो बंध लंबाई है वो कैसे इफेक्ट होगी। बंध लंबाई, अब देखिए इसके अंदर एक चीज बताती हूँ, sp sp2 और sp3। ठीक है, अब इसके अंदर S के अंदर जो p करेक्टर है वो क्या है? दोनों में 50-50% है। ठीक है, अब इसमें 1/2 मतलब इसमें 1:2 है,
तो इसमें जो पी कैरेक्टर है वो क्या है, कम, और इसमें क्या हो रहा है, उससे भी ज्यादा कम हो रहा है। अब जैसे जैसे पी कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर पी कैरेक्टर क्या है, सबसे कम है, इसके अंदर दोनों क्या है, 50-50% है, इसके अंदर मतलब कि 50+1:2, और इसके अंदर क्या है, मतलब 1:1। एस और पी का जो कैरेक्टर है वो 1:1, इसमें 1:2 और इसमें 1:3। ठीक है, तो जैसे जैसे पी कैरेक्टर घट रहा है, मतलब इसमें P:3 है, वैसे पी कैरेक्टर घट रहा है, तो जैसे जैसे पी कैरेक्टर घटेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी घटेगी। मतलब sp3 में जो बॉन्ड लेंथ होगी, sp3 के अंदर बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, फिर sp2 में उससे कम और sp में सबसे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा sp3 है, तो ये भी पता है कि sp3 वही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और sp2 और sp क्या बनाते हैं, इनमें पाई बॉन्ड बन जाते हैं। तो वो बात भी होगी जिसमें भी मैंने पिछले वाले में बताया था कि इसकी सबसे ज्यादा जो सिंगल बॉन्ड वाली होती है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। तो ऐसे ही इसमें जो बताएंगे, मतलब अगर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बताएं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर हम इसको बताएं कि तब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो जितना ज्यादा जो पी कैरेक्टर है वो घटेगा, उतनी ही क्या होगी, बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। ठीक है, इसमें पी कैरेक्टर 1/3 है, इसमें 1/2, इसमें 1/1। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो sp3 में सबसे ज्यादा, sp2 में उससे कम, और sp में सबसे कम हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड एनर्जी या फिर बंध ऊर्जा। अब बंध ऊर्जा क्या होती है, बंध ऊर्जा वही बात नाम से पता लग रहा है, बॉन्ड एनर्जी या फिर बंध ऊर्जा। तो वही कोई ए बी एटम मान लेते हैं, तो जो इस ए बी एटम, इसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसको जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको मैं मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा देनी पड़ेगी इसको, तो वो क्या होगी, ऊर्जा को ई से लिख लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा या एनर्जी, इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो इसकी क्या होगी, यहाँ पे बंध टूट रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी इसकी, या फिर इसको वियोजन ऊर्जा भी बोलते हैं। ये तो होगी कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एक है ए प्लस बी, ये बन गया ए बी। अब यहाँ पे कौन सी ऊर्जा बन गई, मतलब कि अब हमें जो बॉन्ड बनाने के लिए, दो एटम या दो परमाणु के बीच में जो बंध बनाने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, मतलब कि वियोजन ऊर्जा। जो दो परमाणु को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उसकी क्या हो जाएगी, वियोजन ऊर्जा हो जाएगी। अब क्या होता है कि दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो होते हैं डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक मतलब कि दो ही एटम होंगे उसमें, और एक होगी पॉलीएटॉमिक। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसको जैसे ये डाइएटॉमिक मतलब कि कोई द्विपरमाणु और पॉलीएटॉमिक मतलब कि बहुत सारे लोग। इसका एग्जांपल हम देखें जैसे कि HCl, और इसका हम देखें CH4। तो इसमें भी क्या बॉन्ड एनर्जी से इसका क्या मतलब है, हो जाता है।
तो जो बॉन्ड ऊर्जा होती है, बॉन्ड ऊर्जा जो होती है वो इन दोनों को जोड़ के बनती है, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, मतलब कि जितनी, अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जितनी ऊर्जा उस बंध को बनाने के लिए चाहिए उतनी ऊर्जा ही उस बंध को तोड़ने के लिए भी चाहिए होगी। ठीक है, ऐसा होता है जिसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है ऐसा, लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उस केस के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो वही बात कि जो एनर्जी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए या उस बॉन्ड को बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ऐसा किस केस में है, सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, मतलब बंध बनाने की ऊर्जा, योजन ऊर्जा और वियोजन ऊर्जा, वो दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि जो दो से ज्यादा जिसके अंदर एटम है, उनके अंदर क्या होता है वो देखो। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं CH4 का। ठीक है, CH4, अब इसको हमने तोड़ना है तो ये हो जाएगा CH3 प्लस, इसमें से एक H निकल गया, फिर इसको हमने दोबारा तोड़ा, ये बन गया CH2, फिर हमने इसको दोबारा तोड़ा, ये बन गया CH, फिर हमने इसको दोबारा तोड़ा, लास्ट में बच गया कार्बन। अब हमें इसमें से एक H निकाल दिया हमने यहाँ पे, -H। ठीक है, एक H निकाल दिया, अब इसमें से एक H निकालने के लिए हमें यहाँ पे इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ये बन गया CH3 यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से भी एक H निकालना है तो फिर इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी यहाँ पे, इसको E1, E2, E3 और E4, मतलब यहाँ से फिर एक H निकालना है, फिर इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर H निकालना है, फिर इसको एक, फिर इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ये कौन सा केस है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, इन सब का एवरेज होगा, मतलब कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डिवाइड बाय 4, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, इन सब का क्या होगी, एवरेज होगी इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, इसके भी हम क्या पढ़ेंगे, प्रभावी कारक, मतलब बॉन्ड एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले वो क्या क्या होंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो है द्विपरमाणु वाले, उनके लिए तो क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसको ही हम कह देंगे बॉन्ड एनर्जी। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बार बार उसमें जो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ रही है, बार बार उसके अंदर से हम एक एक करके जब एटम निकाल रहे हैं, जैसे एक एक करके हमने CH4 के अंदर से हाइड्रोजन निकाला है, तो उस केस में उन सब की जो एवरेज एनर्जी होगी, उन सबको जो एवरेज निकालेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। क्योंकि जो एक एक करके जो E1 E2 है वो तो उसकी सारी क्या कहलाएंगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएंगी। और वैसे ही अगर हम उसको बोले कि पहले हम CH ले, ऐसे CH प्लस H तो बनेगा CH2, फिर प्लस H तो बनेगा CH3, फिर प्लस H तो ये बनेगा CH4। तो यहाँ पे अगर ऐड करना है तो ये भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन सबका जो एवरेज है वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी के क्या है, प्रभावी कारक या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, इसके प्रभावी कारक। इसमें भी पहला भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर ये आपकी बुक में दे रखी है, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके लिए
बात करूंगी कि आप जो भी मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ आप उसको साथ साथ पढ़ें, तभी आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है, तो वही सबसे पहली बात क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि, तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल लें HF मॉलिक्यूल का और HCl मॉलिक्यूल, तो जो H और F है इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कितना है, 1.9, और HCl इसके अंदर 1। मतलब वही बात कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो बंद ऊर्जा या फिर बॉन्ड एनर्जी है वो हमें क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होगी मतलब कि इंक्रीज, मतलब कि बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता में दो किसी एटम की जो विद्युत ऋणात्मकता में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो HF बॉन्ड है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल बनेगा किससे, HCl से। ठीक, क्योंकि इस कारण से उनकी विद्युत ऋणात्मकता की वजह से। अब सेकंड है वही साइज ऑफ एटम। अब साइज ऑफ एटम देखिए क्या है इसमें। अब मान लीजिए इसमें भी वही HF, तो HF मॉलिक्यूल क्या है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और अब HCl है। फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन है उसका साइज बड़ा है। अब एक हमें इसमें से बॉन्ड तोड़ना और एक इसमें से बॉन्ड तोड़ना, तो इन दोनों में से हमें किसमें से एनर्जी किसको ज्यादा देनी पड़ेगी, किसको, HF को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस कारण क्या है कि जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा हमें क्या देनी पड़ेगी, बंद ऊर्जा या फिर बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसमें लिखेंगे इफ साइज इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, लोगे। अब इसमें भी तीसरा वही बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब वही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उस केस में क्या होगा, उस केस में बंद ऊर्जा कैसे होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है, उसके लिए हमें एनर्जी यहाँ पे कम देनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और एक पाई है, दो बॉन्ड तोड़ने, और यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और दो पाई, तो किसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें लगेगी, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड ऊर्जा सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे उससे कम। तो मतलब इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एनर्जी हमें सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड में उससे कम और सिंगल बॉन्ड में उससे कम। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसमें देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में उससे कम और सिंगल बॉन्ड में उससे कम। अब ऐसे ही इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट देखिए, अगर हम हाइब्रिडाइज स्टेट के हिसाब से बताएं तो क्या होगा, जैसे कि sp3, sp2 और sp। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कैसे बताएंगे हम कि किसके अंदर ऊर्जा कितनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो वही बात कि ये वाला क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल, इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसको उससे ज्यादा और इसको, तो इसको कम, sp को ट्रिपल बॉन्ड को सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड को उससे कम और सिंगल बॉन्ड को सबसे कम।